आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। बोर्ड एग्जाम में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पर एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इस शॉर्ट नोट में तुम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद इसका एग्जाम्पल के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें तुम लोग को इस कंपाउंड के बारे में लिखनी पड़ेंगी। तो शुरू करते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं। ये डी ब्लॉक के मेटल्स का एक यूनिक टाइप का कंपाउंड होता है। जो मेटल्स होते हैं वो मेटालिक लैटिस बनाते हैं। जो मेटल्स मेटालिक लैटिस बनाते हैं, इस लैटिस का एक पार्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं या तो बीसीसी होगा, या तो वो एफसीसी होगा, या तो वो एचसीपी होगा, ठीक है। और एक सीसीपी भी होता है। हम जानेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू दें इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में, होता क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कि हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट्स जाके इन लैटिसेज में ट्रैप हो जाते हैं। ये चार एलिमेंट इन लैटिसेज में जाके ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने का मतलब हुआ कि ये जाके इन लैटिसेज में जाके छुप जाते हैं। इसका मतलब इन लैटिसेज में कोई एम्प्टी स्पेस है, वहीं पे तो जाके छुपेंगे। तो हमको पहले ये जानना है कि ये एम्प्टी स्पेस होता कहाँ पे है। अब ये एम्प्टी स्पेस समझने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर्स होते कैसे हैं। अगर हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ गए तो हमको एम्प्टी स्पेस पता चल जाएगा, और उन एम्प्टी स्पेस में हम इन सारे एलिमेंट्स को फिक्स कर देंगे, हमको इंटरस्टिशियल कंपाउंड समझ में आ जाएगा। इन एम्प्टी स्पेसेस को वॉइड्स कहा जाता है, VOIDS, वॉइड्स। ठीक, अब हम समझते हैं कि वॉइड्स जनरेट कैसे होते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पहला मेटल है, ठीक है, और ये दूसरा मेटल है, और ये तीसरा मेटल है, ठीक है ना। अगर कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट होगी तो हमको बीच में एक खाली जगह मिलेगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की खाली जगह हमको दिख रही है, ये इसी को कहा जाता है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस या फिर इसी को कहा जाता है वॉइड। आई बात समझ में? इसी को कहा जाता है एम्प्टी स्पेस या फिर इसी को कहा जाता है वॉइड। तो हम आगे इन एम्प्टी स्पेसेस को वॉइड्स का नाम देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वॉइड्स किस तरीके होते हैं। वॉइड्स हो सकते हैं दो टाइप के। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वैसे ये जो टॉपिक है टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, ये सब सॉलिड स्टेट का टॉपिक है। वहां पे बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक, यहाँ पे हम बस हल्का हल्का ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि तुम लोग को इंटरस्टिशियल कंपाउंड आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड बनते कैसे हैं, ठीक। यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल वॉइड का एक डायग्राम लगा देंगे। अगर मेटल्स अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करें, एक मेटल ये, दूसरा मेटल ये, और तीसरा मेटल ये तीनों मेटल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि ये फुटबॉल है और तीन फुटबॉल एक दूसरे को टच करते हुए रखे हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसा होगा कि बीच में एक वॉइड जनरेट होगा। जब भी तीन फुटबॉल्स को ऐसे टच करते हुए रखा जाएगा, हमेशा बीच में एक वॉइड जनरेट होगा, असल में खाली जगह जनरेट होगी। इन तीन फुटबॉल्स के ऊपर हम एक और फुटबॉल रख देते हैं, ठीक है, और वो फुटबॉल उसी एग्जैक्ट वॉइड के ऊपर होगा। आई बात समझ में? तुम लोग इमेजिन कर रहे होगे फुटबॉल को रखते हुए, तो तुम लोग का फुटबॉल लुढ़क जा रहा होगा, ठीक है। तो काम करो, इस फुटबॉल को ऐसे बंद कर दो, ठीक है, ताकि तुम लोग को फुटबॉल लुढ़के ना। आई बात समझ में? तो बीच में जो वॉइड जनरेट होगा उसके ऊपर हम एक फुटबॉल रख देते हैं। तो ये जो वॉइड बना, इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना?
तीन फुटबॉल को हम ऐसे टच करते हुए रख दिए और उस जो वॉइड बना उसके ऊपर एक फुटबॉल रख दिए, तो जो वॉइड है उसको कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। इतनी बात समझ में आई ना। अगर हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को डायग्राम के बेस पे देखें, इस तरीके से होगा। अब असल में टेट्राहेड्रल ऐसे ही होता है। इसका मतलब एक फुटबॉल यहाँ पे है, एक फुटबॉल यहाँ पे है, एक फुटबॉल यहाँ पे है, और इन तीनों के ऊपर एक फुटबॉल ऐसे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से वैसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाकी तीन फुटबॉल आपस में से टच करते हुए रखे हैं। ठीक है, और ये जो फुटबॉल है इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। ठीक, ये टेट्राहेड्रल वॉइड का अरेंजमेंट है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूर दूर इसलिए बनाया जाता है ताकि समझ में आए ठीक कि कौन सा आइटम कहाँ पे है। आई बस समझ में। अब हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होता है। तुम लोग को पता होगा ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। एक एटम यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, से इस सेंटर से इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक, एक एटम यहाँ पे होगा इस तरीके से, एक एटम यहाँ पे होगा इस तरीके से। आई बस समझ में। ठीक है, अगर हम इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाए कि यहाँ पे हम एक ऐसे बॉल रख देते हैं मेटल का एटम, एक मेटल का एटम यहाँ पर रख देते हैं, एक मेटल का एटम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, एक मेटल एटम यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक, तो अगर हम इस मेटल के एटम को इससे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, समझ में दिख रहा है। इसको ऐसे मिला देते हैं इस तरीके से, इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, ये। ठीक है, तो तुम लोग को दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ठीक ना, जिसका वर्टेक्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ऊपर वाले ट्राइंगल का वर्टेक्स कुछ इस तरीके से है, ये, और नीचे वाले ट्राइंगल का वर्टेक्स कुछ इस तरीके से है, ये। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो होगा क्या, इसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं। हम पहले ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक फुटबॉल यहाँ पे रखा है, एक फुटबॉल यहाँ पे रखा है, एक फुटबॉल यहाँ पे रखा है और एक फुटबॉल यहाँ पे रखा है। ठीक ना, एक फुटबॉल ये, एक फुटबॉल ये, एक फुटबॉल ये, इस तरीके से इसको ऐसे रखा है। आई बात समझ में। ठीक है, अब क्या करना है, ट्राइंगल के ऊपर ये ट्राइंगल हमको बनाना है। इसका मतलब कि इन तीनों फुटबॉल्स के ऊपर हमको तीन फुटबॉल और रखने हैं। ठीक है, तो रख देते हैं। ये कैसे, ये वाला फुटबॉल कहाँ जाएगा, ये वाला फुटबॉल जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये। ठीक ना, आई बात समझ में। एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो वॉइड है ये वॉइड ढकना नहीं चाहिए फुटबॉल से। ठीक है, ये बंद नहीं होना चाहिए वॉइड। दूसरा फुटबॉल कहाँ पे होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। तीसरा फुटबॉल कहाँ पे होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट नहीं बन रहा है। ठीक, होता क्या है, ये जो वॉइड है, ये वाला वॉइड, ये वर्ड दिख रहा है, ऊपर वाले तीन फुटबॉल और नीचे वाले तीन फुटबॉल इस वर्ड को टच कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं समझो ध्यान से। इसका मतलब अगर हम यहां से ऐसे देखेंगे तो हमको ये वॉइड ढका हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई भी फुटबॉल इस वॉइड को ढकेगा नहीं। ठीक है, कह सकते हैं कि ये वॉइड ऊपर तीन फुटबॉल्स को टच कर रहा है, नीचे तीन फुटबॉल्स को टच कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको इमेजिन करने की कोशिश करना। आई बात समझ में, मतलब तीन फुटबॉल रखे तो जो वर्ड बना उस वर्ड को ना ढकते हुए हम तीन फुटबॉल उसके ऊपर और रख रहे हैं। आई बात समझ में। इसी वर्ड में क्या कौन से एलिमेंट होंगे, भरे होंगे, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन्हीं वर्ड्स में जाके ट्रैप हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो जो कंपाउंड बनता है उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो मेटल्स के लेटेस्ट स्ट्रक्चर के गैप में हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आसानी से जाके फिट हो जाते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो इसका डेफिनेशन होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ये क्या होता है अभी इसको समझाते हैं। फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स सच एज हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड विद इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स को ही वॉइड्स कहा जाता है।
ठीक है, जो खाली जगह होगी टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल साइट्स होंगे, ठीक उन्हीं को हम इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स क्रिस्टल लैटिस। ट्रांजिशन मेटल्स क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। आई बात समझ में, ये लिख लेना कॉपी में क्योंकि एग्जाम में 100% आने का चांस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बीसीसी क्या होता है और एफसीसी क्या होता है या एचसीपी क्या होता है। तुम्हारे रूम का जो स्ट्रक्चर होगा वो या तो क्यूबिक होगा या फिर वो स्क्वायर शेप का होगा। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा रूम क्यूबिक है। ठीक है, स्क्वायर मान के चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो जो ऊपर 4 कॉर्नर दिख रहे होंगे, नीचे 4 कॉर्नर दिख रहे होंगे, उन कॉर्नर पे मान लो एक फुटबॉल रखा है। ठीक है, तुम्हारे रूम के कॉर्नर पे एक फुटबॉल रखा है। ठीक है, और ये मानना है कि तुम्हारा रूम कैसा है, स्क्वायर शेप का है। आई बात समझ में। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें, इसको स्क्वायर मान के चलना है ये। ठीक, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, मतलब एक फुटबॉल यहाँ पे है, एक फुटबॉल यहाँ पे है, एक फुटबॉल यहाँ पे है, एक फुटबॉल यहाँ पे है। ये अगर समझ में आ गया तो तुम लोग को सॉलिड स्टेट समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, एक चीज ध्यान से समझो, इस कॉर्नर पे जो फुटबॉल रखा है, ठीक, वो फुटबॉल पूरा पूरा तुम्हारे कमरे में ही नहीं है। इस फुटबॉल का सिर्फ 1/8 पार्ट तुम्हारे कमरे में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे फुटबॉल को अगर हम 8 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो तुम्हारे रूम में सिर्फ इस फुटबॉल का 8वां पार्ट है, ये इतना पार्ट है। ठीक है, तो बाकी बाकी सारे पार्ट कहाँ, बाकी 7 पार्ट्स कहाँ पे हैं, वो तुम्हारे इस रूम के बगल वाले रूम में भी है 1/8। ठीक है, ध्यान समझो क्या कर रहे हैं, ये फुटबॉल इस बगल वाले रूम में भी होगा, इस तरीके से दिख रहा है ना कैसे कैसे शेयरिंग हो रही है। इस बगल वाले रूम में भी होगा, ठीक, 1/8 पार्ट इस बगल वाले रूम में होगा। तुम्हारे रूम के इधर इस वाले रूम में भी इसका 1/8 पार्ट होगा ये। ठीक है, और तुम्हारे रूम के बगल जो रूम है, इस रूम के बगल वाले रूम में भी इस फुटबॉल का 1/8 पार्ट होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो नीचे 4 रूम बने, इसके ऊपर भी 4 रूम होंगे। इसका मतलब हुआ कि जो आधा फुटबॉल है, ये आधा फुटबॉल 4 रूम्स में शेयर है। आई बात समझ में। अब इन चारों रूम्स के ऊपर भी 4 रूम होंगे, तो आधा फुटबॉल उन चारों रूम्स में होगा। ठीक है, इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। तो ऐसे ये 1/8 पार्ट है, ये 1/8 पार्ट है इस रूम में, ये 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये 1/8। ठीक ना, टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं टोटल। इस रूम में कितने फुटबॉल हुए, 1/8 इंटू 8 मतलब 1। इसका मतलब क्या हुआ, क्या करें हम, यहाँ से 1/8 पार्ट को काट के निकाल दो, यहाँ से काट के निकाल दो, यहाँ से, ऐसे 8 कॉर्नर से 1/8 पार्ट को काट के निकाल दो। ठीक है, उसको लाके जोड़ो तो पूरा एक फुटबॉल बन के तैयार हो जाएगा। सारी बात समझ में। इसका मतलब तुम्हारे अपने कमरे के 8 कॉर्नर से अगर हम 1/8 पार्ट फुटबॉल काट के निकाल दें और उसको जोड़ें तो पूरा एक फुटबॉल मिलेगा। सारी बात समझ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, हम समझ रहे हैं बीसीसी। ठीक, अब इस पूरे रूम के अंदर में हवा में यहाँ पे एक फुटबॉल है। ठीक है, इस पूरे रूम के अंदर में हवा में बीच में एकदम सेंटर पे हवा में एक फुटबॉल है। अब असल में तब ये बन जाता है बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब इस पूरी बॉडी के सेंटर पे एक फुटबॉल रखा है या फिर कोई एक एटम रखा है। सारी बात समझ में। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, इन 8 कॉर्नर्स के फुटबॉल को काट के जोड़ने पे जो एटम मिला वो, और सेंटर पे पूरा पूरा एक एटम है। टोटल बीसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं, 2। ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है, बट हम ये समझा रहे हैं बीसीसी होता कैसे है। ये जो अरेंजमेंट है, ये भी टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट करेगा और ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी जनरेट करेगा। और उस वर्ड्स में क्या ट्रैप होंगे, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन जाके ट्रैप हो जाएंगे।
हमारी बात समझ में? ठीक है। अब अगर हम एफसीसी समझने की कोशिश करें तो एफसीसी का अरेंजमेंट भी सेम ही टाइप से होता है। इसका नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब हम एक क्यूब बनाए इस तरीके से, ठीक है। तो एक फुटबॉल यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक सेम वही कंसेप्ट लगेगा। ये फुटबॉल तुम्हारे रूम में 1/8 पार्ट में है बस, ठीक है। ये फुटबॉल 8 रूम में डिवाइड है और हर रूम में 1/8 पार्ट है, ठीक ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या हुआ कि किसी फेस के सेंटर पे एक फुटबॉल होगा, ठीक है। देखो कितने फेसेज हैं, तुम्हारे रूम की ये छत, यहाँ पे एक फुटबॉल है, तुम्हारे रूम की चारों दीवार, वहां पे एक फुटबॉल है, ठीक है। और तुम्हारे रूम का जो फर्श है वहां पे एक फुटबॉल है। लेकिन ध्यान से समझो, ये जो छत है, छत में आधा फुटबॉल तुम्हारे कमरे में है और आधा फुटबॉल तुम्हारे छत के ऊपर वाले कमरे में है, ठीक है। मतलब ये जो फुटबॉल दिख रहा है इस तरीके से, आधा फुटबॉल तुम्हारे कमरे में है और आधा फुटबॉल तुम्हारे छत के ऊपर वाले कमरे में है। ऐसे इसको समझना है। आगे बात समझ में? तब क्या बनता है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनता है। अगर हम इसको सिंपल से डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। इस वाले फेस के सेंटर में मतलब छत के सेंटर पे एक एटम यहाँ पे है, इस वाली दीवार के सेंटर पे एक एटम यहाँ पे है, ठीक पीछे वाली दीवार के सेंटर पे एक एटम यहाँ पे होगा, इस वाली दीवार के सेंटर पे यहाँ पे, ये सामने वाली दीवार के सेंटर पे, और नीचे फर्श के सेंटर पे एक एटम यहाँ पे होगा, इस तरीके से। आ रही बात समझ में? एफसीसी में भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, ठीक है। वो वर्ड्स कैसे जनरेट होते हैं उसका डायग्राम वहां पे एक लगा देंगे, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि 3D डायग्राम है, ठीक। इमेजिनेशन से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सेम ऐसे एचसीपी का डायग्राम वहां पे लगा देंगे, ठीक है। उसको थोड़ा जूम करके देख के समझने की कोशिश करना, ठीक। हमको ये समझना है कि अगर हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये एटम जाके अगर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर ले जाएं या फिर उसका स्ट्रक्चर समझ जाएं तो हमको उस कंपाउंड के बारे में सारी चीजें आसानी से पता चल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनका जो रेडियस होता है ये काफी छोटा होता है, स्मॉल रेडियस के एटम्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये जाके वॉइड्स में फिट हो जाते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिज्म, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, आई बात समझ में, ठीक है। 3D ऑर्बिटल होता है। तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में 1s2, 2s2, 2p2, इसके p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में 1s2, 2s2, 2p3 होगा, ठीक है। इसके p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम बोरॉन की बात करें तो होगा 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। ये होगा p में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s के, 2p के, ठीक, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 3D के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, हम कह रहे हैं इंटरेक्ट करते हैं, सही बात समझ में। ये इलेक्ट्रॉन्स ना तो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और ना ही शेयर होते हैं। ध्यान रखना, इसका मतलब जो एटम्स जाके ट्रैप हुए, वॉइड में जाके जो ट्रैप हुए, वो ना तो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं और ना ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ध्यान रखना, ना तो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ना तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब खाली मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कि जो वर्ड्स में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो ना तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
ठीक है, इसको हम किनारे पे लिख देते हैं, ठीक, ताकि तुम लोग को लिखने में आसानी रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट है कि इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ओनली इंटरैक्ट और पार्शियली शेयर विद डी ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। असल में मतलब क्या हुआ कि जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ खाली पार्शियली शेयर होते हैं। असल में ठीक है, ट्रांसफर या फिर कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तब आयनिक बॉन्ड बनता है, तो जब कंप्लीट शेयरिंग होती है तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर ट्रांसफर और कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। बट एक चीज और ध्यान रखना कि आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड होता है इसमें। ठीक है, इसको लिख लेना ध्यान से, इसको मिटाना है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, ठीक, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड तो होगा ना। मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कैसे जुड़ा होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़ा होगा। ठीक, बट उसी में कंटिन्यू करके लिख लेना असल में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म। ठीक है, ध्यान से देखो, जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बने होंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम एटम फिल कर दिए, यहाँ पे एटम फिल कर दिए, यहाँ पे एटम फिल कर दिए। ठीक है, इससे हुआ क्या, तो जहां पे एटम फिल होंगे इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल के भी इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब जहां जहां गैप फिल्ड होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म क्या होगा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो ये सेंटेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसको तुम लोग सीधे सीधे छाप देना। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म का दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड में द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर वेयर द वॉइड्स आर फिल्ड। जहाँ पे वॉइड्स फिल्ड होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहाँ पे वॉइड्स खाली होंगे जैसे कि यहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। आई बात समझ में? और यहाँ पे एक चीज और लिखा है, बट द क्रिस्टल इज ओवरऑल न्यूट्रल। ये जो पूरा क्रिस्टल जो दिख रहा है ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि इस पे प्लस चार्ज आएगा या फिर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कहीं पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल जो होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल बना रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म का जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा कि ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये वर्ड में ट्रैप अगर हो जाते हैं, जैसे मान लो ये मेटल है, ये मेटल है, ये जो खाली जगह है इसमें कोई नॉन मेटल जाके ट्रैप हो गया। ठीक है, तो इस मेटल और इस मेटल के बीच में ये जो नॉन मेटल है ये क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है। यही बात लिखी हुई है, एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन मेटल्स ड्यू टू विच पार्शियल मेटल नॉन मेटल कोवेलेंट कैरेक्टर इज डेवलप्ड। इससे क्या होता है, ये जो मेटल और मेटल की बॉन्डिंग तो हो ही रही थी, इसके साथ साथ क्या डेवलप हो जाता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, ये जो नॉन मेटल है इसका इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली मेटल के डी ऑर्बिटल में इंटरेक्ट होने लगता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि पार्शियली शेयर होने लगता है। अगर पार्शियली शेयर होगा तो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड में डेवलप होने लगता है। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो हार्डनेस होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले हम देखते हैं हार्डनेस। ठीक है, देखो ध्यान से, होगा क्या, अगर खाली जगह है मेटल स्केलेट्स में, अगर खाली जगह है तो खाली जगह होने की वजह से इनकी हार्डनेस कम होती है। जो प्योर मेटल्स होते हैं उनकी हार्डनेस कम होती है। अगर हम यही खाली जगह इसी इंटरस्टिशियल साइट्स को किसी हाइड्रोजन से, बोरॉन से, कार्बन से, फिर नाइट्रोजन से इसको फिल कर दें तो क्या होगा कि खाली जगह एकदम से फिल होने की वजह से इनकी हार्डनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आई बात समझ में? हार्डनेस इनकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तुम लोग देखे होगे नॉर्मली जब किसी बैग में कम कपड़े हों तो उसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसी बैग में ढेर सारे कपड़े भर दें तो आसानी से कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है,
खाली जगह भरने की वजह से क्या होगा, हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक सेम काम यहाँ पे होता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो कि डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, फिर उनके कंपेरेबल हो जाते हैं, मतलब उतना ही हार्ड हो जाते हैं जितना डायमंड हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना। ठीक, अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, हार्डनेस इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा कि ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। हार्डनेस बढ़ जाने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, किससे ज़्यादा होता है, प्योर मेटल से। अगर हम उसी Fe3C की बात करें, आयरन की इंटरस्टिशियल साइट्स पे क्या फिल किया गया है, कार्बन फिल किया गया है। इससे क्या होगा, जो प्योर आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन कार्बन भर देने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब असल में तुम लोग को अगर याद हो, हाई स्कूल में पढ़े होंगे तुम लोग कि जो स्टील होता है उसमें आयरन, निकिल, क्रोमियम के साथ साथ कार्बन भी होता है। ठीक, और ये कार्बन किसके साथ फिक्स जुड़ा होता है, आयरन के साथ। इसका मतलब हुआ क्रोमियम, निकिल और आयरन के साथ साथ इसमें थोड़ा सा कार्बन भी होगा, लेकिन ये कार्बन किसके साथ होगा, आयरन के साथ होगा। इसी वजह से जो स्टील होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, स्टील क्या होता है, एलॉय होता है, किसका किसका एलॉय होता है, क्रोमियम, निकल और आयरन का। और आयरन में क्या होता है, कार्बन होता है। इसका मतलब जो स्टील का एलॉय होता है उसमें क्रोमियम होगा, मेटल होगा और एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा, और वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसका होगा, आयरन और कार्बन का। आई बात समझ में? ठीक है, इस वजह से स्टील की जो हार्डनेस होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से उस स्टील का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। उससे हम खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, या फिर मेटल की क्रिस्टल में क्या होता है, नॉर्मली क्या था, ये था मेटल का क्रिस्टल। ठीक है, मेटल जैसे आयरन का अगर क्रिस्टल है ये, तो अगर आयरन का ये क्रिस्टल है तो आयरन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आसानी से इन खाली स्पेस में भाग सकते थे, या फिर एक मेटल से दूसरे मेटल में आसानी से ट्रांसफर हो सकते थे, खाली स्पेस में आसानी से चल सकते थे। बट ये खाली स्पेस भरने की वजह से क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को चलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट ऐसा नहीं है कि इनकी कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद भी मेटल्स की कंडक्टिविटी पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा ही होगा। आई बस में, बट इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यही बात लिखी है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एग्जिबिट कंडक्टिविटी सिमिलर टू प्योर मेटल्स। ठीक है, since some voids are filled, therefore the movement of electrons are restricted to a little extent, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत। बट द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट वैनिस्ड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो सी है, मतलब जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खत्म नहीं होते हैं, वो इसी लैटिस में रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। सारी बात समझ में? ठीक है, अगला पॉइंट है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली इनर्ट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड बनेगा वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर दूसरे कंपाउंड के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, मेटल्स रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं, मेटल्स रिएक्टिविटी इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनमें NS और N-1 के जो डी इलेक्ट्रॉन्स, N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉन्स फ्री ना हो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। होता क्या है, जब नॉन मेटल्स एम्प्टी स्पेस में आके ट्रैप हो जाते हैं तो जो नॉन मेटल्स का न्यूक्लियस होता है वो भी इन इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है। तो पहले के कंपैरिजन में ये डी इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये NS इलेक्ट्रॉन्स उतना फ्री नहीं रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो बॉन्डिंग में पहले जितना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर बॉन्डिंग में पहले जितना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होंगे, इनर्ट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अगला पॉइंट है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं वो ना तो मेलिएबल होता है ना तो डक्टाइल होता है। ठीक है, अगर तुम लोग ने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा तो हम बताए थे कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल क्यों होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि ये जो खाली स्पेस है,
इनमें खाली स्पेस होने की वजह से ये जो पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है, ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकती हैं। ठीक है, होगा क्या, ये जो नीचे वाली लेयर है वो थोड़ा सा स्लाइड करके खाली जगह को भरने की कोशिश करेगी। इस भरने की कोशिश में ही अगर हम इसको इस पे प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो ये आसानी से दब जाती हैं। ठीक है, अगर ये दब जाती हैं इस वजह से हम उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उनको उनका वायर बना सकते हैं। ठीक है, ये सब इन्हीं खाली स्पेस की वजह से होता है। अगर ये खाली स्पेस भर जाएगी तो क्या हम इस पे कोई प्रेशर लगा के इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मेलेबल और डक्टाइल नेचर खत्म हो जाता है। हमारी बात समझ में? अगर ये खाली स्पेस पूरा पूरा भर जाएंगे तो ये दो नेचर तो खत्म होगा ही, इसके साथ साथ हार्डनेस आ जाती है, और हार्डनेस आने के साथ साथ ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड हार्डनेस। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर आल्सो ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल का मतलब हुआ कि आसानी से टूट जाएंगे। अगर इनको हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे तो इन पे क्रैक्स आ जाते हैं बहुत आसानी से। अगला पॉइंट है नॉन स्टोकियोमेट्रिक नेचर। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें सिंगल होल नंबर रेशियो नहीं होता है। सिंगल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या हुआ, देखो मान लो टाइटेनियम का जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें टाइटेनियम के कितने एटम्स हैं, उसमें टाइटेनियम के 100 एटम्स हैं। आई बस समझ में? ठीक है, और उस क्रिस्टल लैटिस में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो 200 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। ठीक है, मतलब खाली जगह कितनी है, 200 है। ठीक है, और ये सारी सारी खाली जगह अगर भर जाए, ठीक है, मतलब 200 की 200 खाली जगह अगर भर जाए, ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा इस रेशियो से। ठीक है, रेशियो कैसे निकालेंगे, वॉइड्स कितने हैं 200, ठीक, और एटम्स कितने हैं 100। आई बस समझ में? वॉइड्स बाई टाइटेनियम या फिर वॉइड्स बाई मेटल कितना निकल के आएगा 2। ठीक, तो फार्मूला बनेगा Ti100, अगर वॉइड्स में हाइड्रोजन भरा है तो लिखा जाएगा H200, टाइटेनियम 100 H200। सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया इसका TiH2। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक, रियल में क्या होता है, रियलिटी में होता है कि टाइटेनियम अगर 100 है, टाइटेनियम के अगर 100 एटम है और उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं 200, तो जो फिल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो 170 ही होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर पूरी पूरी 200 खाली जगह है तो उसमें से 170 खाली जगह ही भरी रहेगी, बाकी सारी सारी खाली जगह ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो यहाँ से रेशियो निकल के आएगा जितने टाइटेनियम के एटम्स हैं, टाइटेनियम के एटम्स कितने हैं 100, ठीक ना, और 200 में से कितनी खाली जगह भरी गई है 170, तो यहाँ से क्या निकल गएगा 1/1.7, तो ये फार्मूला बनेगा TiH 1.7। अब समझ में? इसी को कहा जाता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 100 अगर टाइटेनियम है और 200 खाली जगह है तो उसमें से खाली 170 खाली जगह भरी है, 170 वर्ड्स फिल्ड हैं, बाकी सारे सारे वर्ड्स खाली हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, देखो 4 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फिल्ड हो सकते हैं, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक, अगर हम हाइड्रोजन वाली एग्जांपल देखें तो उनको हाइड्राइड्स कहा जाता है या फिर उनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहा जाता है। आई बात समझ में? तो एग्जांपल होगा पहला TiH 1.7, आई बात समझ में, या फिर जर्कोनियम H 1.92। ठीक है, 1.92 का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 जर्कोनियम है तो 192 हाइड्रोजन होंगे उसमें। आई बात समझ में? ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्या होगा, वेनेडियम H 0.56। इसका मतलब क्या हुआ, वेनेडियम अगर 100 होगा तो उसमें 56 हाइड्रोजन एटम्स भरे होंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बोरॉइड्स, इनको बोरॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, और बोरॉइड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। कुछ बोरॉइड्स ऐसे हैं जो कि डायमंड के बराबर ही हार्ड होते हैं, जैसे एक होता है रीनियम बोराइड,
ReB2। ठीक, ये इतना हार्ड होता है कि ये डायमंड की सरफेस को स्क्रैच कर सकता है, स्क्रैचेज डायमंड सरफेस। आगे बात समझ में, ये कैसे होता है, TiB2 टाइटेनियम बोराइड। तीसरा क्या होगा, कार्बाइड। कार्बन, अगर इंटरस्टिशियल साइट्स में कार्बन भरा हो तो उसको कार्बाइड कहा जाएगा। ठीक, सबसे पहले है टंगस्टन कार्बाइड, W होता है टंगस्टन, C फॉर कार्बाइड, और ये होता है Fe3C। Fe3C के बारे में बता चुके, स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा नाइट्राइड। ठीक, नाइट्राइड क्या होगा, टाइटेनियम नाइट्राइड, और एक होगा वैनेडियम नाइट्राइड। टाइटेनियम नाइट्राइड और वैनेडियम नाइट्राइड। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये कितना यूजफुल होते हैं। ठीक ना, सबसे पहला जो हम बताए, ये जो Fe3C है इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको स्टील बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा वो जो होता है, इनको हार्ड कटिंग टूल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे ये टंगस्टन कार्बाइड है, ठीक, इसको माइनिंग टूल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे ड्रिल बिट्स बनाई जाती हैं। ड्रिल बिट्स की हम फोटो लगा देंगे वहां पे। ठीक है, ड्रिल बिट्स क्या होता है, जिससे दीवार में छेद करा जाता है। ठीक ना, एक चीज देखोगे, सॉ ब्लेड, सॉ ब्लेड की फोटो लगा देंगे हम, वो ब्लेड भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड से ही बनाया जाता है। हाईवे समझ में, इसका इस्तेमाल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भी होता है और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। ठीक है, क्योंकि ये इतनी हार्ड होती है, इससे गन की बुलेट आर पार नहीं जा सकती। हाईवे समझ में, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, टाइटेनियम बोराइड का, TiB2। ठीक है, इतनी ज्यादा हार्डनेस होने की वजह से इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर तुम लोग थोड़ा बहुत न्यूक्लियर बम के बारे में जानते होगे तो उसमें से लगातार ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें जितनी बार न्यूक्लियस टूटता है उतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, ढेर सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक, तो इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है न्यूट्रॉन मॉडरेटर में, न्यूट्रॉन्स को कम करने में, या फिर न्यूट्रॉन्स की स्पीड को घटाने में। ठीक है, अगर हम न्यूट्रॉन्स पे कंट्रोल कर ले जाते हैं तो बम के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक, अब वैसे में ये रहा हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड का पूरा टॉपिक। ठीक है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 80 से 90% होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।